नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज हरियाणा कांग्रेस को लेकर बात करने वाले हैं क्योंकि पिछले काफी सालों से बिना संगठन के केवल प्रदेश अध्यक्ष के भरोसे चल रही हरियाणा कांग्रेस को आखिरकार संगठन मिलने वाला है। जी हां, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का एक बार फिर से ये दावा है कि पार्टी अधिवेशन से पहले पार्टी संगठन का गठन हो जाएगा। लेकिन इस बीच निगम चुनाव से जुड़ी कमेटी गठन को लेकर भी पार्टी नेताओं के अलग अलग बयानों से सवाल उठे हैं। ऐसे में चर्चा हम करने वाले हैं कि कांग्रेस के लिए संगठन निर्माण के ऐलान की राहें क्या आसान होंगी, कब तक संगठन की लिस्ट जारी कर दी जाएगी और क्या संगठन बनाए जाने के बाद सभी नेताओं को एक साथ लेकर चलना संभव होगा। चर्चा होगी, पहले रिपोर्ट आप देखिए। सालों से बिना पार्टी संगठन के चल रही कांग्रेस का इंतजार अब खत्म होने वाला है और ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का दावा है कि अधिवेशन से पहले पार्टी का संगठन तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी उदय भान कई बार ये दावा कर चुके हैं, लेकिन इस बार पार्टी अधिवेशन में शामिल होने से पहले हरियाणा कांग्रेस के लिए संगठन बनाया जाना जरूरी भी नजर आ रहा है। कभी भी किसी समय ये हो जाएगी जी। और डेलीगेट हमने सबको सूचित कर दिया है, वो सब जा ही रहे हैं वहाँ पर छत्तीसगढ़ में रायपुर, और बाकी जो है ना ये लिस्ट सब तैयार है, किसी भी वक्त हो सकती है। लेकिन अब महाअधिवेशन है कांग्रेस का, क्या उससे पहले उम्मीद की जाए कि संगठन की घोषणा हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी जी। और इसके अलावा अभी किसी की परमिशन की जरूरत या किसी का अप्रूवल कोई हाईकमान तक भेजी गई? नहीं, सब चीज सारी हो चुकी है, सारी फॉर्मेलिटी जी। कितने दिन का और इंतजार करना पड़ सकता है इसके लिए? बस अभी आपने कहा ना कि उससे पहले हो जाएगी अधिवेशन से, तो मैंने कहा ना बिल्कुल हो जाएगी जी, तो अधिवेशन से पहले हो जाएगी। एक तरफ कांग्रेस के संगठन को लेकर चर्चाएं और सुगबुगाहट तेज है, वहीं दूसरी ओर पार्टी ने गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी है। लेकिन नगर निगम के लिए बनाई गई कमेटी को लेकर भी पार्टी के नेताओं में उलझन की स्थिति देखी गई, जिससे फिर एक बार सवाल उठा कि क्या हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। हम सभी साथियों ने यहाँ की है, उसमें सभी ने ये फैसला किया है, एक आवेदन कमेटी कांग्रेस कमेटी ने आज यहाँ जिला गुड़गांव के लिए गठित की है, जो मानेसर कॉरपोरेशन के लिए आवेदन मांगने का काम करेगी। बनाए गए हैं, उनका काम सिर्फ एप्लीकेशन लेने का और उनको स्क्रूटनाइज करके उनसे बात करके इंटरव्यू ले करके एक पैनल बना करके पीसीसी में भेजना है, बस इतना है। कोई कमेटी बनाने का कोई अधिकार किसी को नहीं है, वो पीसीसी का अधिकार है। उन्होंने जो इसमें मैंने पढ़ा है अखबार में वो गलत है, उसका कोई औचित्य नहीं है। जो कमेटी बनाएंगे वो हम बनाएंगे, पीसीसी बनाएंगे। जाहिर है हरियाणा कांग्रेस का सालों से संगठन नहीं बना। साल 2014 से अशोक तंवर ने पार्टी अध्यक्ष की कमान संभाली, लेकिन कभी संगठन नहीं बना पाए। उनके बाद कुमारी सैलजा ने भी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी संगठन तैयार नहीं कर पाई, और जब हुड्डा खेमे के माने जाने वाले उदय भान ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाली तो 3 से 4 महीने में पार्टी संगठन तैयार करने का दावा किया गया। लेकिन अभी तक उदय भान भी संगठन खड़ा नहीं कर पाए हैं। लिहाजा पार्टी की गुटबाजी और बड़े नेताओं के अलग अलग धड़े पार्टी संगठन निर्माण की दिशा में रोड़ा है। ऐसे में देखना ये है कि कब कांग्रेस संगठन की लिस्ट जारी की जाती है और संगठन में बड़े नेताओं के चहेतों को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है। सवाल तो ये भी है कि संगठन बनाए जाने के बाद क्या सभी वरिष्ठ नेता एक साथ आ पाते हैं, और ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पार्टी का साल 2024 का प्रदर्शन पार्टी संगठन की मजबूती और नेताओं की एकजुटता पर जरूर निर्भर करने वाला है। न्यूज़ हरियाणा न्यूज़। तो संगठन बनाना क्या मुमकिन हो पाएगा? हालांकि दावा यह है कि लिस्ट तैयार हो गई है, केवल उसका ऐलान करना अभी बाकी है। और चूंकि महीने के अंत में अधिवेशन रायपुर में कांग्रेस का होना है, उससे पहले हरियाणा कांग्रेस के संगठन का ऐलान हो जाएगा। बहुत बार इस तरह के दावे किए गए हैं, लेकिन इस बार चूंकि अधिवेशन का जिक्र किया गया है, ऐसे में चर्चा हम करेंगे क्या ये मजबूरी है, क्या जरूरी है, क्या इससे मजबूती मिलने वाली है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र गहलोत जी चर्चा में जुड़े हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता राकेश गर्ग जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, जेजेपी प्रवक्ता अजय गुलिया जी हैं, साथ ही नेलो से प्रवक्ता अर्जुन सुढेल जी और वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। चूंकि कांग्रेस का मुद्दा है, गर्ग साहब आपसे ही चर्चा की शुरुआत। बहुत बार देखिए ऐलान किए गए हैं, दावे दरअसल किए गए हैं कि संगठन बनने वाला है, लिस्ट तैयार हो गई है।
कहां जाकर पेंच फंसता है कि संगठन का गठन सालों से नहीं हो पाया? आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं। जी प्रणाम। और आप ये देखिए कि मैं ये कहूं कि सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे लोकतांत्रिक पार्टी जब अभी कुछ समय पूर्व एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा सबसे पहले हमने पूरे देश के अंदर अपने डेलीगेट्स का चुनाव किया। उन तमाम डेलीगेट्स ने मिलकर फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव ना सिर्फ देश ने देखा बल्कि विदेशों तक में भी इस बात की चर्चा है कि कैसे एक राष्ट्रीय पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, जिसके अंदर एक सामान्य कार्यकर्ता को भी वोट करने का अधिकार होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बाद फिर हमारी एक समन्वय कमेटी बनाई गई। उससे पहले हमने यूथ कांग्रेस का हरियाणा के अंदर जो चुनाव था वो भी वोटों के माध्यम से दिव्यांशु बुद्धि राजा जी हमारे यूथ के प्रदेश अध्यक्ष बने। और आप पत्रकार साथी और जो तमाम प्रवक्ता आपके चैनल पर बैठे हुए हैं और प्रदेश की जनता इस बात की गवाह है कि किस प्रकार हरियाणा के अंदर भी हमने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया और एक यूथ का अध्यक्ष हमने दिया। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी ताजपोशी हुई, उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, उसके पश्चात पार्टी के प्रवक्ता नियुक्त किए गए। तो ये प्रक्रिया चलती रही सबसे विचार विमर्श और सबसे तालमेल करके। मुझे लगता है अब वो समय आ गया है, संगठन हमारा तैयार है। चूंकि 24 तारीख से रायपुर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हो रहा है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ टेक्निकल बातें भी हैं। तो हमें लगता है और पूर्ण रूप से विश्वास है, जैसा अजीत चौधरी उदय भान जी ने भी कहा कि 24 तारीख से पहले आपने शुरुआत में जिक्र किया लोकतांत्रिक प्रक्रिया का। पहली बार तो इस बार डेलीगेट्स के नाम को लेकर ही था कि लिस्ट सार्वजनिक नहीं की गई, ठीक है। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या इस बात से इनकार करती है कि आप संगठन बना लीजिए? अशोक तंवर की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करें या फिर उदय भान तो हालांकि हुड्डा खेमे से या उनके चहेते भी माने जाते हैं। और जिस वक्त ये प्रदेश अध्यक्ष बने, कहा गया 3 से 4 महीने में संगठन का ऐलान हो जाएगा। करीब 10 महीने गुजर चुके हैं। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या संगठन बनाने से रोकती है हरियाणा कांग्रेस को? ज्योति जी मुझे आपका सवाल सुनकर एक शेर याद आ गया कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। कितना बेहतर होता अगर ये सवाल जो भाजपा के प्रवक्ता आपके चैनल पर बैठे हुए हैं सिर्फ इनसे एक ये बात पूछ लेना। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं ज्योति जी कि जेपी नड्डा जी कब राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका कार्यकाल खत्म हुआ, कब उनका दूसरे कार्यकाल प्रारंभ हो गया? अरे भाई इस देश की आम जनता को छोड़ दीजिए, भाजपा कार्यकर्ताओं को छोड़ दीजिए। हो सकता है आप जैसे जो सजग और जागरूक पत्रकार है उनको भी नहीं पता चला। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक्सटेंड किया गया ना, दिल्ली में पीएम ने रोड शो किया, उसी दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसी में डिसाइड किया गया। और अगर एक सवाल जो मैं आपसे बैक टू बैक सवाल इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि आज का जो मुद्दा है उसमें अधिक आपको ही बोलना है। बीजेपी की जब आप बात करते हैं, बीजेपी तो जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, यहाँ तक कि पन्ना प्रमुख बनाती है, पन्ना प्रमुख बनाती है। आप लोग जिला अध्यक्ष नहीं बना पाते कि उनको कहो ना, अगर पन्ना प्रमुख बनवाने हैं तो उस गली के अंदर एक बार चुनाव करवा के दिखा दे डेमोक्रेटिक तरीके से और बनाए पन्ना प्रमुख। अरे भाई राष्ट्रीय स्तर से लेकर और जिला स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक, जब से इनकी पार्टी का उदय हुआ है कोई एक चुनाव की प्रक्रिया अपनाकर अगर इन्होंने जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो आप मुझे बताइए, ये सब कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस पार्टी की प्रक्रिया है, ये डेमोक्रेसी आंतरिक और बाहरी ये कांग्रेस पार्टी की देन है। ये जो सवाल हम आपके चैनल पर बैठ के दे रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा है। भाजपा का कोई प्रवक्ता यह बताए कि जब से 1985 से इस पार्टी का उदय हुआ क्या इन्होंने कभी चुनाव करवाए? मैं एक बात और बोल देता हूं, देखिए अभी मैं जब आपका ये जो पोस्टर हमारे पास आया उसकी टाइमिंग को लेकर भी था, तो ये अभी अब समय आ गया है। हम जो सतत प्रक्रिया चल रही थी, जो प्रक्रिया का जो संगठन के निर्माण को लेकर आपसी सहमति थी, सबके विचारों को लेकर और योग्य चेहरों को, मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं ज्योति जी, बहुत अतिशीघ्र जैसे उदय भान जी ने कहा है और बहुत ही योग्य चेहरों के साथ प्रदेश कांग्रेस का संगठन अतिशीघ्र हो सकता है, कुछ घंटों का बात हो आपके सामने हाजिर हो ठीक है। और ये कहीं ना कहीं इस पर भी आएंगे कि ये जरूरी है या मजबूरी, क्योंकि डेलीगेट्स जो रायपुर में जाएंगे उनके नाम तो जाहिर है उनके नाम अनाउंस किए जाने हैं, लिस्ट आने के, और हमारे पास जो खबरें हैं संभव के ब्लॉक स्तर की लिस्ट भी आ जाए। हालांकि देखना यह है कि जिला अध्यक्षों की लिस्ट आती है या फिर नहीं, इस पर भी इंतजार रहेगा, निगाहें रहेंगी। गहलोत जी, सतत प्रक्रिया है, चलती आ रही है, योग्य चेहरे ढूंढे जा रहे हैं। अब सवाल आपके और हमारे जहन में ये होगा कि ये कौन सी प्रक्रिया की जो कि 8 से 9 साल से चली आई है,
और क्या योग्य चेहरे, काबिल चेहरे हरियाणा कांग्रेस में हैं ही नहीं जिनकी लिस्ट कभी जारी कर दी जाती है? अशोक तंवर के समय में, कुमारी शैलजा के टाइम में, या फिर अब उदय भान को भी 8 से 9 महीने या उससे अधिक हो गया कि करीब 10 महीने का समय हो गया कि ना तो योग्य चेहरे इनके पास हैं और ना ही योग्य चेहरे को ये संगठन में लेंगे। या तो इतनी भारी गुटबाजी है कि कितने प्रदेशाध्यक्ष बदल गए और इनका संगठन नहीं बना और ये बीजेपी पर सवाल करते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब उदय भान बने तो भी उन्होंने 2 महीने की बात की थी। मैं उस समय मैंने चैनल पे कहा था कि 2 महीने आप लोगों के लिए अशुभ है। तो शैलजा ने भी 2 महीने की बात की थी, तंवर जी ने भी 2 महीने की बात की और ये एक अधिवेशन है, उसकी वजह से कोई इनका चुनाव नहीं होगा, ना कोई अध्यक्ष बना जाएंगे। एक लिस्ट के फौरी तौर पर सबको ये कहते कि बाद में होगा, एक जारी कर दी जाएगी। मैं इनका ड्रामा आज ही देख रहा था। मैं उदय भान ने कहा कि इनकी जो नगर निगम से चुनाव की बात थी वहाँ इन्होंने कोई कमेटी बना दी, तो उदय भान ने कहा कि ये कमेटी बनाने का किसी को कोई हक नहीं है और मैं सारी कमेटियों को रद्द करता हूँ और ये सिर्फ हमें अधिकार है। फिर मैं कैप्टन अजय यादव को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय स्तर का ओबीसी का चेयरमैन हूँ और करण सिंह दलाल को ही कमेटी बनाने के अख्तियार है और वो कमेटी भंग नहीं होगी, वो ऐसे के ऐसे रहेगी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कोई लिस्ट आ भी जाएगी तो उस पर बवाल भी मचेगा। पहली बात तो ये आप बिल्कुल इसलिए भी ठीक कह रहे हैं गहलोत साहब, क्योंकि प्रवक्ताओं की लिस्ट का हवाला तो राकेश गर्ग जी देते हैं, लेकिन प्रवक्ताओं की लिस्ट जिस वक्त आई उस वक्त क्या हुआ था ये भी याद होगा। लिस्ट आती है, लिस्ट वापस हो जाती है, एआईसीसी की मंजूरी नहीं लेगी, तमाम बातें सामने आती हैं। तो प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी करने में तो इतनी आप कह सकते हैं कि उलझन की स्थिति नजर आती है, तो जिला अध्यक्ष बनाना कहाँ आसान होगा पार्टी के लिए? और देखिए, जब डेलीगेट्स की बात आई तो सबको मालूम है इन्होंने सार्वजनिक भी नहीं किया था, कभी झगड़ा ना पड़ जाए, चुपचाप अपने आदमियों को फोन करके और चंडीगढ़ एक ड्रामा करने की बात की थी। ना इनके डेलीगेट का चुनाव हुआ, ना किसी पद का चुनाव हुआ। और ये देखिए, ये बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी में तो हर 3 साल के बाद अध्यक्ष बदल जाता है और कांग्रेस पार्टी में सिवाय नेहरू परिवार के और इनके परिवार के कभी कोई नहीं हुआ। अब की बार मुश्किल से वो खड़गे को बनाया है और अभी आपने पानीपत में भी रैली देखी होगी, तो राहुल गांधी जो किसी भी पोस्ट पर नहीं है, साधारण से एमपी हैं, वो खड़गे के बाद बोलते हैं और खड़गे को पहले बुलाया जाता है। इनका तो दिवाला पिट गया, ना इनका संगठन है और जनता भी इनको पूरी तरह से नकार चुकी है। अब ये संगठन बना लो ना बना लो, अब इनका धरातल पर कुछ भी नहीं रहा। लोगों ने इनको पूरी तरह से जज कर दिया और जब पूछे की बातें इन्होंने जितने घपले जितने घोटाले किए वो सब जनता के सामने है और जनता इनको माफ करने वाली बिल्कुल नहीं है। संगठन बनेगा तब इनका कुछ नहीं है, नहीं बनेगा तब इनका कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, हमारा तो पन्ना प्रमुख भी बने हुए हैं और कल अमित शाह जी जो सम्मेलन ले रहे हैं, ये तो बड़े बड़े लीडर 10-20 बैठ के अपनी बात कर लेते हैं, बाहर जाके अलग अलग जान दे देते हैं। हमारा जो कल हमारा जो बूथ का पालक होगा उनकी हमारी सबकी मीटिंग है। हमारा पन्ना प्रमुख बड़े से बड़ा नेता, हमारा चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट है और चाहे कोई कितना बड़ा नेता है, वो पन्ना प्रमुख जरूर होगा। हर बड़ा नेता भी पन्ना प्रमुख होगा। पन्ना प्रमुख की इतनी अहमियत होती है कि चुनाव जीतने का जिताने का जो काम करते हैं वो पन्ना प्रमुख करते हैं। बूथ के जो एजेंट है वो करते हैं, जो पालक है बूथ के वो चुनाव जिताने का काम करते हैं। उनको तो ये कोई पूछता नहीं है। ये तो शैलजा ने 5 नाम दे दिए, हुड्डा साहब ने 5 नाम दे दिए, सुरजेवाला ने दे दिए और एक ये टेम्परेरी तौर पर एक लिस्ट का प्रकाशन हो जाएगा और ना इनका कोई काम करने की बात आएगी। नए संगठन तो इन्होंने 4 कार्यकारी अध्यक्ष पहले भी बनाए थे, कहाँ है वो? किसी मीटिंग में कोई नहीं जाता, कोई लेना नहीं देना नहीं इनका। ये तो एक ड्रामा कर रहे हैं और सारे अपने परिवारों का और कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, अभी चर्चा में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, देखिए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जब बनाए गए तब क्या हुआ, एक बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं, वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। दूसरों के भी बयान सामने आते हैं, छोटे छोटे स्टेट में, जिसमें आप बात करते हैं हरियाणा की बात करें, हिमाचल की बात करें या पास लगते पंजाब की बात करें, एक प्रदेश अध्यक्ष 4 कार्यकारी अध्यक्ष, ये फॉर्मूला पार्टी अपनाती है। हालांकि दूसरे दल इसे कहते हैं गुटबाजी, कांग्रेस इसे कहती है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के इंटरनल डेमोक्रेसी है पार्टी की, जिसके चलते ही कदम उठाए जाते हैं या फैसले लिए जाते हैं। अजय गुलिया जी, देखिए मामला जाहिर है या मुद्दा कह लीजिए सीधे तौर पर कांग्रेस से जुड़ा के, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी में अगर संगठन नहीं होगा और विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है लोकतंत्र में,
तो क्या उम्मीद की जाए पार्टी से? और अब तो चूंकि चुनाव भी करीब है, पहले नगर निगम के चुनाव के, उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी जाना है। देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के तहत शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, इनकी इच्छा है अपना संगठन बनाने की और ये प्रयासरत है, उसके लिए करें ही अच्छा। लेकिन अभी तक तो संभव, वो चौधरी एक कहावत हमने सुनी है कि व्यक्ति अतीत से सीखता और भविष्य की कल्पना करता है, अतीत में तो बना नहीं पाए। और देखिए आज ही की मैं आपको बात बताता हूँ कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने श्री उदय भान जी ने गुरुग्राम की कमेटी को भंग कर दिया है और वो कैप्टन अजय यादव जी ने वो कमेटी बनाई थी ये कह करके चुनाव के मद्देनजर, और इस कमेटी को ये कह करके भंग कर दिया गया कि पीसीसी को सिर्फ बनाने का अधिकार, आपको कोई अधिकार नहीं है। तो जुत्तम बाजार पहले शुरू हो चुकी है। एक मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने एक बहुत अच्छी बात कही, सबसे बड़ी सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी इतिहास रहा है हमारा। तो सीताराम केसरी जी के साथ क्या हुआ था, उनकी धोती को खींच करके उनको कमरे में बंद करके और बाहर पिकवाने का काम, उनकी कुर्सी को बाहर पिकवाने का काम इसी कांग्रेस के अंदर हुआ था ना। जब देश को आजादी मिलने वाली थी और ये होना था कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना है और वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे भावी, तो 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे, नेहरू जी को तो कोई वोट नहीं मिला था। फिर नेहरू जी कैसे बन गए? तो किस नजरिए से ये लोकतांत्रिक पार्टी होने का दम भरते हैं, ये तो इनको स्वयं को तय करना है। इतिहास गवाह है इन सब बातों का। सीताराम केसरी जी के साथ क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ क्या हुआ आज। और मैं हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो अशोक तंवर जी के साथ क्या हुआ, किस प्रकार से उनको कांग्रेस की एक सभा के अंदर डंडों द्वारा पीटा गया, उनके ऊपर हमला हुआ। कुमारी शैलजा जी का कितनी बार बारंबार अपमान किया गया। कुमारी शैलजा जी जो प्रदेश की अध्यक्ष बनी थी तो ये कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने टिप्पणी करी थी कि ये तो बारात के घोड़े हैं, जो राज्यसभा वाले हैं ये आ गए हैं, जंगी घोड़े तो लोकसभा के होते हैं। एक महिला, एक दलित महिला के ऊपर किस प्रकार की टिप्पणी इन लोगों ने करी थी। बाकी ये इनके संगठन का आंतरिक मामला है, ये करें, इनको करना भी चाहिए। एक संगठन के विस्तार की सबकी सोच होती है, सबकी एक लोकतांत्रिक प्रणाली में सबको अपने संगठन का विस्तार करने का अधिकार भी होता है। लेकिन किसी टीवी चैनल पर, एक रेपुटेड टीवी चैनल पर बैठ करके ये बात करना सबसे बड़ी लोकतांत्रिक हमारी पार्टी है, सबसे पुरानी है, लोकतंत्र के उदाहरण देना, लोकतंत्र की दुहाई देना, कम से कम ये बातें इनको शोभा नहीं देती। जो बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र की बात करना, अर्जुन जी आपकी पार्टी के लिए, हालांकि जेजेपी के लिए भी आप लोग भी भले ही कहते रहे, लेकिन जो एक पहचान है, जो छवि है, वो परिवारों की पार्टी की है, ये आप लोग भी जानते हैं। लेकिन कांग्रेस एक तरफ दावा करती है लोकतांत्रिक पार्टी का, लेकिन दूसरी ओर बड़े बड़े नेता हैं और सभी बड़े नेताओं के धड़े हैं, अपने अपने उनके अपने समर्थक हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रुकावट है पार्टी संगठन निर्माण की दिशा में, कि पार्टी संगठन बन ही नहीं पाता है। प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, चले जाते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन बिना संगठन की पार्टी चलती है। देखिए ज्योति जी, कहीं ना कहीं जिस तरह गर्ग साहब बातें कर रहे थे कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विदेशों में चर्चा है, और दूसरी पार्टियों को चैलेंज कर रहे थे कि वो पार्टियां चुनाव करके दिखाएं डेलीगेट का, और का, युवा का, फलाने का। तो ये पार्टी के अपना अपना सिस्टम होता है। हर पार्टी के अपनी अपनी नियमानुसार चुनाव कराए जाते हैं, नहीं कराए जाते, किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो पिछले कई साल से यही सुनते आ रहे हैं कि अधिवेशन के बाद, अधिवेशन से पहले हम लिस्ट जारी कर देंगे, अधिवेशन के बाद जारी कर देंगे, नगर निगम के चुनाव से पहले जारी कर देंगे। तो इस तरह की बातें कर करके सिर्फ और सिर्फ लोगों को बकाया जा रहा है। दूसरी बात, अगर कांग्रेस आप देखिए विपक्ष की भूमिका में हरियाणा प्रदेश में है, लेकिन कहीं भी वो विपक्ष की भूमिका निभाने का काम नहीं कर रही है। सिर्फ और सिर्फ अपनी आपसी गुटबाजी और आपसी लड़ाई से वो बाहर ही नहीं निकल पा रही है। जब राहुल गांधी जी की यात्रा हरियाणा प्रदेश से निकली तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा बहुत नेता इकट्ठे नजर आए, लेकिन उनके जाने के बाद फिर वही गुटबाजी नजर आई। और प्रदेश प्रवक्ताओं की लिस्ट की बात भी पहले हो चुकी है कि प्रदेश प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी कर देते थे और शाम को ही उस लिस्ट को खारिज, केंद्र की जो कमेटी है उस लिस्ट को खारिज कर देती है। गर्ग साहब भी उस लिस्ट में पता नहीं आया या नहीं है, मुझे नहीं पता। तो इस तरह की बातें कर कर लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि अपने साथ लगाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी पार्टी की बात करूं, इंडियन नेशनल लोकदल की मैं अगर बात करूं,
तो संगठन के मामले में आज सबसे ऊपर है। प्रदेश में जोन अध्यक्ष हैं, 480 के लगभग जोन अध्यक्ष हैं, हल्का अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सभी प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष हैं, सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हर तरह से पार्टी विपक्ष की भूमिका जो कांग्रेस को निभानी चाहिए थी वो भूमिका इंडियन नेशनल लोकदल आज निभा रही है। प्रदेश की जनता के मुद्दे, चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे वो विधानसभा की बाहर की बात हो, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने का काम कर रही है। तो इस तरह से कांग्रेस को चाहिए कि प्रदेश के मुद्दे उठाए, प्रदेश की जनता की बातें करे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ आपसी लड़ाई में उलझ कर रह गई है। सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आज विपक्ष की भूमिका निभाने का काम कर रही है। जी राजकुमार जी, अब चूंकि अधिवेशन होना है, डेलीगेट्स उसमें शामिल होंगे, जाहिर है पुलिस तो आनी ही है, और इस बार लगता है कि बहुत संभव है कि संगठन की लिस्ट भी जारी कर दी जाए। तो क्या हम ये मानकर चलें कि ये उदयभान के साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा की भी अपने आप में परीक्षा है कि अब तो उनके करीबी, उनके चहेते, उनके खेमे के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब तो कम से कम संगठन बन जाना चाहिए? निश्चित रूप से संगठन किसी भी राजनीतिक दल की, इसको कहते हैं बैकबोन होती है। जब आप सरकार में होते हैं तब शायद संगठन का मजबूत आपको महसूस ना हो, महत्वपूर्ण महसूस ना हो, लेकिन जब आप सत्ता से बाहर है, विपक्ष में है, तो सारी कवायद और सारी जो प्रक्रिया है वो संगठन के जरिए ही चलती है। तो कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि पिछले करीब 8.5 सत्ता से बाहर है और संगठन नहीं है जी। तो देर आए दुरुस्त आए, अगर अभी भी बना सकते हैं। मैं अगर तब विश्लेषण कर रहा हूँ कि अतीत का अनुभव बहुत अच्छा नहीं है। अशोक तंवर के कार्यकाल में भी अक्सर चलिए आप बने रहे राजकुमार जी। सुखबीर कटारिया हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व मंत्री हैं, हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत स्वागत है कटारिया जी आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। सुखबीर कटारिया जी, सबसे पहले तो आपसे ये समझेंगे कि ये जो कमेटी है, आवेदन कमेटी है या चर्चाएं थी मैनिफेस्टो कमेटी है, उसको लेकर आज दिन भर क्या उलझन चली रही? क्योंकि अलग अलग बयान अलग अलग नेताओं के सामने आते रहे। तो मैडम अननेसेसरी ना वो क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। खाली वो एक कमेटी बनी थी और अपने खाली फार्म लेने थे उन्होंने। फार्म तो भाई ठीक है, प्रॉपर, कई बार क्या कोई टाइम ना दे सके इसलिए 8-10 आदमियों की बन गई कमेटी, और तो कोई वैसी बात नहीं थी। अच्छा, ये तो पार्टी का वो होता है भाई, आगे जाकर स्क्रूटनी वगैरह, किसको टिकट देनी, कोई मैनिफेस्टो होगा कुछ, वो तो सारा ऊपर का मामला है। इसमें तो कोई कमेटी के मेंबर तो कुछ कर ही नहीं सकते। उदयभान जी तो कहते हैं जिनको नगर निगम चुनाव के लिए इंचार्ज बनाया गया कि उनको कोई अधिकार नहीं है किसी भी तरह की कोई भी कमेटी बनाने का, ये केवल पीसीसी कर सकती है। सब वो ये जो कई अखबारों में खबर गलत लगी थी। अच्छा, हाँ, जब प्रधान जी को बताया गया ना खाली फार्म लेने वाली कमेटी है। नहीं, उन्होंने कमेटी कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि आवेदन वाली कमेटी या मैनिफेस्टो कमेटी, उन्होंने कहा कि कोई भी कमेटी नहीं बनाई जा सकती इंचार्ज की ओर से, केवल पीसीसी जी। नहीं, वो किसी ने उसपे वो था भाई, किसी ने अखबार में छाप दी भाई ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे, ये मैनिफेस्टो बनाएंगे, वो नहीं, वो तो सारा काम पीसीसी का है। तो ये तो खाली तो उन्हीं के दिशा निर्देश ही काम हो रहा है, कोई ऐसे थोड़ा। कटारिया साहब, आप बेहद सुलझे हुए नेता हैं, आप भी समझते हैं इस बात को। केवल मीडिया के सवाल पर एक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बयान नहीं देते होंगे कि अगर कोई खबर छपी है उस पर रिएक्शन ऐसा दे दिया, तो फिर क्या मानकर चले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में कोई तालमेल, कोई बातचीत, कोई कम्युनिकेशन है कि नहीं फिर? अरे उनके दिशा निर्देश से तो सारे ऑब्जर्वर बने हैं। अच्छा, हिसाब से पार्टी लाइन से अलग कौन जाएगा? कोई नहीं जा सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। तो सुखबीर कटारिया को आपने सुना, इनका कहना है कि बातचीत हुई थी और अखबार की किसी खबर को लेकर। हालांकि बहुत बड़ी बात यह है राकेश गर्ग जी, हालांकि राजकुमार जी से मैं अभी सवाल कर रही थी, आएंगे आपके पास गर्ग साहब। बार बार जब भी कुछ आता कि राजकुमार जी मीडिया में कोई भी खबर मीडिया दिखाता के सवाल पूछता के और लास्ट में मीडिया पर की कोई खबर छाप दी गई, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, गुटबाजी है नहीं, ये लास्ट में ठीक रहा फोड़ा जाता कि मीडिया पर कांग्रेस पार्टी की ओर से। चलिए, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही, आएंगे आपके पास। राकेश गर्ग जी, अभी चूंकि कमेटी को लेकर के इस तरह की उलझन है, उदयभान कुछ कहते हैं, करण दलाल का कुछ बयान आता है, अजय यादव कुछ कहते हैं, तो फिर क्या उम्मीद की जाए कि निगम चुनाव में आप लोग एकजुट होकर लड़ेंगे या आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी एकजुट हो पाएगी? ज्योति जी,
अभी आपने कटारिया साहब से बात की तो आपके काफी प्रश्नों के उत्तर तो कटारिया साहब ने दे दिए थे। मैं फिर भी आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले जो हमारे जजपा के साथी प्रवक्ता बैठे हैं और जो इनेलो के साथी प्रवक्ता बैठे हैं, सिर्फ 1 मिनट के अंदर मैं इन दोनों अपने प्रवक्ता साथियों की बात का उत्तर दे देता हूं। अच्छा। पहले तो जो हमारे जजपा के साथी बैठे, मैं उनको बता दूं कि आप हमारे को लोकतंत्र को लेकर, परिवार को लेकर और पार्टी को लेकर कोई ज्ञान मत दीजिए अजय जी, क्योंकि इस हरियाणा की धरती के ऊपर 5000 साल पहले महाभारत हुई थी, या उसके पश्चात इनेलो और जजपा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, देवीलाल जी ने जिस पार्टी को अपने खून से खड़ा किया था, आपकी पार्टी के नेताओं ने सत्ता के लालच के अंदर उसी दादा की पीठ में छुरा मारकर पार्टी अलग कर आज भाजपा के साथ मिलकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं। और दूसरी बात मैं जेजेपी की प्रवक्ता को और बता दूं, वो शोले फिल्म में एक डायलॉग था ना, जब असरानी जी आते हैं कि भाई आधे इधर चले जाए, आधे इधर चले जाए और बाकी मेरे पीछे आ जाए। कांग्रेस पार्टी की तरफ ध्यान मत दीजिए, 10 विधायक है आपके पास। जब दुष्यंत चौटाला जी और माता जी खड़े होकर कहते हैं, तो आज आपको बता रहा हूं 4 भाजपा की तरफ चले गए हैं, 4 कांग्रेस की तरफ चले गए हैं। तो विधानसभा चुनाव आते कभी ऐसा ना हो कि माता जी और ये बेटा रह जाए और विधानसभा चुनाव के पश्चात आप भी नहीं रहो। 10 विधायक हैं जेजेपी के, दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला समेत, उनके अलावा भी 2 मंत्री भी हैं। अरे ज्योति जी, कौन से 4 आ गए कांग्रेस पार्टी के साथ जेजेपी के विधायक? हम बीच में मत बोलिए। नहीं, मैं बीच में बोलूंगी सर, जब आप इतनी बड़ी बात लेके आगे निकल जाएंगे तो मैं आपको टोकूंगी, मैं आपको रोकूंगी, मैं आपसे पूछूंगी। आप एक कांग्रेस पार्टी का पक्ष आप रखते हुए जब ये दावा करते हैं कि 4 जेजेपी विधायक कांग्रेस के साथ हैं, कौन कौन से विधायक हैं आप बता दीजिए, बताने में क्या परेशानी है? आप सुन लीजिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, आप सुन तो लीजिए ना। मैं लेकिन उससे पहले मैं आपको कह रहा हूं, इनेलो के हमारे साथी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बड़े सीनियर प्रवक्ता है। पहले तो मैं इनको स्पष्ट कर दूं कि इनको ये पता है या नहीं पता है। जब आप चैनल पर आओ तो आप ये पता कर लीजिए कि सामने आपके सामने जो बैठे हैं वो पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता है या नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता तो इसका मतलब आप राजनीतिक रूप से कम समझ रखते हैं। और दूसरी बात, आपके 250 ब्लॉक अध्यक्ष है, पता नहीं कितने जिला अध्यक्ष है, एक बार चैनल के ऊपर यह भी बता दीजिए जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है वो कहां है, क्या कर रहे हैं, क्या मामला हो गया था, एक बार वो भी सारी अब प्रदेश की जनता को बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ज्योति जी आप सवाल कर रही हैं, आप ये देखिए 4 विधायक, जिसके अंदर मैं बता दूं रामनिवास सुरजेखेड़ा जी, दादा गौतम जी, ईश्वर जी और देवेंद्र बबली जी, मैं भाई नाम बता रहा हूं। और ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद मीडिया वाले देखना, ये आप लोगों के साथ में क्या रामनिवास सुरजेखेड़ा, हाँ मेरे बीच में दादा गौतम, ईश्वर सिंह, क्या ये कांग्रेस के संपर्क में है? गल भैया बढ़ा रहे हैं, भाजपा के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। अच्छा, भाजपा के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं, तो ये तो खुद इनके पैरों की तले से जमीन निकली जा रही है। जो मोदी जी ने कहा था ना, वो इनके ऊपर बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। मुझे कोर्ट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जब जजपा के ऊपर बात सटीक बैठ रही है तो मैं बता दूं कि आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है और आपको यकीन नहीं है। अरे भाई, आप हमारी पार्टी की तरफ ध्यान मत दीजिए। आपके ट्रकों में भर भर कर जो कार्य करता है, इतिहास गवाह पिछले 1 और 1.5 साल का, कैसे उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है, कैसे वो कांग्रेस के अंदर गए हैं। आप हमारी पार्टी की बात करते हैं, आप जितना फोकस, जितनी एनर्जी हमारे संगठन के ऊपर लगा रहे हैं, अगर अपने ऊपर लगा लोगे तो 10 के हो सकता है 0 हो जाए, लेकिन अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो हो सकता है 1 और 2 आपकी पार्टी के आ जाए। और इनेलो जो जनता के ऊपर हमारे को ज्ञान दे रही है, जनता के मुद्दे पर, अरे जनता ने आपको भैया 30 विधायकों से 1 विधायक पर ला दिया। और ये 1 विधायक भी इलाहाबाद का माननीय प्रवक्ता महोदय, जिस प्रकार जिन हालातों में जीत कर आए हैं, कभी हरियाणा प्रदेश में दूसरा कोई ऐसा मुद्दा हो गया तो आपके नेता वो गलती नहीं करेंगे जो रिजाइन करके इस प्रदेश को चुनाव में डाल दे। अब मैं भाजपा के ऊपर आ जाता हूं ज्योति जी, आप सुन लीजिए ना मेरी बातों को। भाजपा को मैं, अरे राकेश गर्ग जी, आपकी बातें हो सकता है कि सारी बातें ठीक हो, लेकिन क्या ये बातें कहने से, एलिगेशन लगाने से आपकी पार्टी की गुटबाजी खत्म हो गई? जो मैंने सवाल पूछा कि इस तरह आदमपुर उपचुनाव में क्या हुआ, राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जिस वक्त बनाए गए उस वक्त क्या हुआ, ये पूरा हरियाणा आपको देख रहा है। ठीक है, जेजेपी में गुटबाजी होगी, मैं इनकार नहीं करती। इनेलो को लेकर आपने जो कहा हो सकता है कि वो ठीक हो, लेकिन आपकी पार्टी की गुटबाजी और गुटबाजी के चलते आप लोग संगठन नहीं बना पाते। क्या ये ज्योति जी, नहीं, इस बात को कैसे खारिज कर देंगे आप? मैडम, मेरा आपसे निवेदन है कि आप बिल्कुल एकदम एंकर के सवाल पूछिए। आप कम से कम भाजपा प्रवक्ताओं की तरह सवाल मत पूछिए। नहीं, मैं बिल्कुल, आप ये गलत एलिगेशन लगा रहे हैं राकेश गर्ग जी। मैंने किस भाजपा, नहीं, मैंने कौन से प्रवक्ता की तरह पूछा? क्या राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ, क्या हरियाणा की जनता के सामने नहीं है? इसमें बीजेपी प्रवक्ता की कौन सी बात हो गई?
क्या एंकर आपसे नहीं पूछे राज्यसभा में क्या हुआ? आप लोगों के पास विधायकों की संख्या थी, अजय माकन उसके बाद भी हारे। वो खुद अदालत जाते हैं, आपके नेता अलग अलग नेताओं को लेकर बयान देते हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जब बनाए गए, क्या कुलदीप बिश्नोई की ओर से पार्टी नहीं छोड़ी गई? उस वक्त क्या हुआ? आदमपुर उपचुनाव में आप लोग हारे, उसके बाद क्या हुआ? जेपी प्रेस वार्ता करते हैं, उदयभान प्रेस वार्ता करते हैं, अलग अलग नेताओं में बयानबाजी गुटबाजी थमती है। न्यूज एंकर पर आप लोग सवाल उठा सकते हैं, सबसे आसान आप लोगों के लिए ये है। तो क्या मैंने नहीं वन साइडेड क्या है सर इसमें? मैंने कहा कि आपकी बातें ठीक हो सकती हैं, आपने बीजेपी को लेकर जो कहा हो सकता है ठीक हो, इनेलो को लेकर जो कहा वो भी ठीक हो, इसमें बीजेपी प्रवक्ता की कौन सी बात आ गई? आप बता दो मुझे। क्या मैंने आपसे जो पूछा उसमें तथ्यात्मक तौर पर कुछ भी गलत है? आप सुनिए, आप सवाल पूछकर पूछ रहे हैं। नहीं, आप मुझे सवाल पूछने से नहीं रोकेंगे ना। आप हर बार, मैं जब भी आपसे सवाल पूछती हूँ आप हर बार टोकते हैं। आपको ही अपनी नहीं घर साहब, ऐसे नहीं चलेगा ना। आप ये नहीं, आप मुझे एंकर से प्रवक्ता नहीं कह सकते हैं, को बुलाते हैं नहीं कह सकते, इसलिए बुलाते हैं कि मैं अपना पक्ष रख सकूं। तो आप एलिगेशन नहीं लगाएंगे, आप एंकर पर नहीं लगाएंगे। मेरी बात सुनने के लिए आपने मुझे बुलाया ना, अपनी बात नहीं, आपको एलिगेशन लगाने के लिए नहीं बुलाया कि मैं बीजेपी प्रवक्ता की तरह बात कर रही हूँ ना, लेकिन आप मुझे बोलने तो दीजिए ना। लगातार नॉन स्टॉप आप बोले जा रहे हैं। मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। आपने जेजेपी को लेकर बोला, मैंने सुना, इनेलो को लेकर आपने बोला, सुना, सवाल के उत्तर पर आप अभी तक नहीं आए। उसके बाद भी अगर आपसे ही सवाल पूछा जाता है तो आपको लगता है कि एंकर बीजेपी प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा राकेश जी। आपने सवाल दाग दिए, मैं भाजपा का उत्तर देने मैं भाजपा को उत्तर देने वाला था। तो आप एक उत्तर में सारे देश की बातें नहीं कर सकते। आपको जेजेपी की बात भी लिमिटेड टाइम है सर, आप संक्षेप में अपना जवाब देना। नहीं, सारे देश की नहीं, आप मेरे सवाल का उत्तर नहीं देते। कांग्रेस को कटघड़ा में कर रहे हो। अरे भाई, आप तीन पार्टी के प्रवक्ता, तीन अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहे। तो जनाब एक ही उत्तर में तो सब कुछ नहीं खत्म कर देंगे ना। इतना तो समय आप जब से बात कर रहे हैं तब से गुलिया जी इंतजार कर रहे हैं कि इनको भी टाइम मिलेगा। आप एक ही उत्तर में आप संक्षेप में अपनी बात को खत्म करें प्लीज। नहीं, आप समय दीजिए, मुझे किसी का समय नहीं चाहिए, आप सबको समय दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात पर आइए, अगर आपकी बात पर आइए, आप बात पर आइए। लेकिन ये नहीं चलेगा घर से आप कहें बीजेपी प्रवक्ता। आप लोगों की जो गुटबाजी है वो है, उसमें बीजेपी प्रवक्ता जेजेपी प्रवक्ता की बात नहीं है। आप एंकर से इस तरह से बात नहीं कर सकते, मैं नहीं अलाउ करूंगी। आप अपनी बात पर आए भी। चलिए, मैं ज्योति जी अब आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। देखिए, जब परिवार बड़ा होता है तो निश्चित रूप से परिवार के अंदर बहुत हमारे सीनियर नेता भी हैं, हमारे मध्यम दर्जे के भी नेता और हमारे निचले स्तर के कार्यकर्ता भी हैं। हर व्यक्ति की पार्टी संगठन के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर बोलने की आजादी होती है, अपने भाव व्यक्ति की आजादी होती है और अपनी बात को रखने की स्वतंत्रता होती है। और जब बड़ी पार्टियों और इतनी बड़ी पार्टियों और इतने कार्यकर्ता हो तो निश्चित रूप से जिसको हम आपसी संवाद कहते हैं वो आपसी कड़वाहट नजर आता है। हम जिस बात को आपसी और परस्पर भाईचारे के अंदर डायलॉग कहते हैं, आप लोगों को वो हमारे विरोध नजर आते हैं। सर बीच में सर आपको टाइम देगी मैडम, भाई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप आराम से बोलना। जब मुझे समय मिल रहा मुझे बोल लेने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। जब बड़ी पार्टी होती है तो प्रदेश अध्यक्ष का सर फोड़ दिया जाता है। आप बात को जल्दी खत्म करें राकेश गर्ग जी। अर्जुन जी, जब आपका राज था ना, आपके राज को आज की भी प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी का राज याद किया जाता है। ग्रीन ब्रिगेड के मुखिया थे आपके नेता, और आज भी अगर उसके बाद 20 साल से आप सत्ता में नहीं आए, लोग आज भी आपके नाम से डरते हैं, तो उसकी वजह आप लोगों को पता होनी चाहिए। जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के मकानों पर पत्थर नहीं फेंका। आप आज के टॉपिक पर बात करें। अर्जुन जी, आप भी अपने समय में बोलिएगा प्लीज। ग्रीन ब्रिगेड के अध्यक्ष आपके जिनके अपने घर शीशे के होते हैं अर्जुन भाई, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये गुंडागर्दी, बदमाशी और ये जो आरोप है, ये तो कम से कम आप तो बिल्कुल मत लगाइए। आप अजय गुलिया जी देखेंगे तो आप तो खुद डर जाएंगे। अजय गुलिया जी बोलिए आप। देखिए ज्योति जी, उन्होंने महाभारत का जिक्र किया, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, होना ही चाहिए। जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं उनसे हम शिक्षा लेते हैं और हमारी संस्कृति का प्रतीक है, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब सीताराम केसरी जी की धोती खींची गई, उनको बाथरूम में बंद किया गया, वो कौन सी महाभारत थी? जब मेनका गांधी और वरुण गांधी जी को उनके घर से और पार्टी से निकाला गया, वरुण गांधी भाजपा के सांसद है, मेनका गांधी भाजपा की सांसद है, क्या वो दोनों देवरानी जेठानी नहीं है? क्या राहुल गांधी और वरुण गांधी दोनों भाई नहीं है?
ये दोनों अलग अलग आदरणीय चौटाला साहब की मिसेज, हमारी माता जी, पूज्य माता जी जब शैया पे थी, हॉस्पिटल में थी, उनका वो बयान आपने सुना कि भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे? सुना? आपको याद होगा वो हरियाणा की कल्चर है क्या? ये हमारी संस्कृति है क्या? अजय गुलिया जी बताइए, ये हमारी संस्कृति है क्या? इस प्रकार की मतलब आप इतने व्यववर्ध नेता का आप किस प्रकार से माता जी के जो शब्द थे, ये हमारी संस्कृति है? एक बार वो भी बताइए, अपनी पार्टी का वो आचरण भी मीडिया के सामने रखिए आप। बिल्कुल रखूंगा। आपने सवाल किया है, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, जवाब देना तो मेरा दायित्व भी बनता है, बिल्कुल करूंगा। देखिए, इन्होंने संस्कृति की बात करी और किस प्रकार से इन्होंने परिवार को पार्टी में लाने का काम किया, ये किसी से छुपा नहीं कि उनसे वो बयान किस प्रकार से दिलवाया गया था और कौन उनके पीछे से उनको डिक्टेट कर रहा था। वो वीडियो भी सबके सामने आ गई थी। देखिए, वो स्वर्ग में है, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जिस प्रकार से उनको डिक्टेट किया जा रहा था, बोला जा रहा था, ये सबने बाद में वीडियो के अंदर देख भी लिया था। ये आप सीधे चौटाला साहब पर आरोप लगा रहे हैं महोदय। इतने सीनियर नेता की मिसेज, हमारी माता जी, जिनके हम चरण स्पर्श करते हैं, वो जहां भी स्वर्ग में है, हम उनको बिल्कुल सादर प्रणाम करते हैं। उनके सवालों, उनके पत्थर पर सब उनके कहे पर सवाल खड़े कर आप आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी का अपमान कर रहे हैं। देखिए ज्योति जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। क्या नहीं बोले उन्होंने ये शब्द? क्या नहीं बोले उन्होंने ये शब्द? आप बताइए, नहीं बोले उन्होंने ये शब्द? सत्ता के लिए भाइयों के साथ, भाई को भाई के साथ नहीं लड़े आप लोग, चाचा के साथ नहीं लड़े आप लोग, सत्ता के साथ कोई भाजपा के पक्ष में कोई प्रदेश की जनता ने जेजेपी को मतदान, जेजेपी को 10 वोट इसलिए दिए कि वो जाकर भाजपा की पैनल पर बैठ जाए। गर्ग साहब, क्या अकेले आपको बुलाया गया है? आपके अलावा 4 मेहमान और हैं हमारे साथ, या फिर मैं सभी को म्यूट करवा दूं, मैं आप बोलते रहिए, ये तरीका है चर्चा का। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन नहीं, आप कम से कम ऐसा, आप लेकिन क्या होता है जब कोई ऐसी अनर्गल बात की जाए, आप जिस तरह से बोल रहे हैं, आप नहीं बोलते हैं कम से कम ऐसे। आप बार-बार दूसरों के बीच में नहीं बोलते हैं। प्लीज आप सुने, धैर्य से सुने। आपको बहुत टाइम दिया मैंने, कम से कम सभी प्रवक्ताओं के मुकाबले आपको सबसे अधिक समय अब तक मिला के, चूंकि आपकी पार्टी का मुद्दा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को नहीं, मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं, मैं आप किसी को नहीं सुनेंगे। मैं आपका धन्यवाद करूंगी अगर आप सुनेंगे दूसरों को। अभी सुनिए आप। ठीक है ज्योति जी, 3 दिन पहले मेरे कांग्रेस के साथी ये बात कह रहे थे कि आप मेरे बीच में ना बोले, आप मेरी बात को समाप्त होने दें, और उसी बात को ये इनकी पार्टी के संस्कार दिखाता है कि किस प्रकार की सोच के साथ इनकी पार्टी चलती है। देखिए, मैंने तो ये कहा, ये लोकतंत्र का दम भरते हैं। 12 वोट सरदार पटेल साहब को मिले थे, फिर भी उनको चुनाव में हराया गया, उनको नहीं जिताया गया, और एक भी वोट ना पाने वाले व्यक्ति को पद मिला। ये तो लोकतंत्र की, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये इस बात को डिनाई कर दे, इस बात को डिनाई भी नहीं कर सकते। सीताराम केसरी जी के साथ क्या हुआ, बहन शैलजा जी के साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या हुआ, अशोक तंवर जी के साथ क्या हुआ। छोटा सा जवाब इस बात पर भी देना चाहें कि आपकी पार्टी के 4 विधायक तो बीजेपी के साथ हैं और 4 कांग्रेस के साथ हैं, यानी बचे दुष्यंत और नैना जी। नहीं, मैं तो ज्योति जी एक बात कहना चाहूंगा, ये तो देखिए, आज मैं आपके टीवी चैनल पर एक बहुत बड़ी बात करता हूँ, ये कौन सा राजनीति में क्या करने आए हैं? फिर अगर 4 विधायक इनके साथ सरकार को गिरा क्यों नहीं देते? इसका मतलब इनके खुद के विधायक साथ नहीं होंगे। अगर 4 विधायक इनके साथ हैं तो ये आज क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं ज्योति जी, आज राजनीति से ऊपर उठ करके हम लोग चर्चा करते हैं, एक बात की सोचे यहाँ पे, ये लोग आरोप लगाते हैं। देखिए, मैं 4 विधायक होने से भी सरकार तो नहीं गिरेगी गुलिया जी। नहीं, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे नहीं, ये कह रहे 4 बीजेपी के साथ हैं, 4 कांग्रेस के साथ हैं। ये अपना दम प्रूव करे हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने। ये लोग कहते हैं, ये लोग 4 विधायक तो हमारे तो इनके साथ हैं, और राज्यसभा का चुनाव ये हार जाते हैं संख्या बल होने के बावजूद भी। तो किसके विधायक किसके साथ हैं, ये क्या जानकारी पूरे हरियाणा प्रदेश से किसी से छुपी है? नहीं, इन्होंने ये बात कही कि जननायक जनता पार्टी के 4 विधायक इनके साथ हैं। अरे भाई, हमारे 4 विधायक आपके साथ हैं, और आपकी स्वयं की संख्या बल पूरी होने के बाद आप राज्यसभा का चुनाव आप स्वयं हार जाते हैं, तो किसके विधायक किसके साथ हैं? चलिए, अभी मैं चर्चा में आगे बढ़ते हुए, और ये केवल इस बार के राज्यसभा चुनाव में नहीं था, ये 2016 के जो राज्यसभा चुनाव हुए उसमें भी था। इन कंट्रोवर्सी जो हुई वो पूरे देश ने देखा, शायद कभी देश की राजनीति में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो हरियाणा में हुआ। गहलोत साहब, जब भी स्तर को गिराने की ज्योति जी बात होगी, जब से निचले स्तर पे, घटिया से घटिया स्तर पे जाने की बात होगी, तो वो सारे उदाहरण कांग्रेस पार्टी से आएंगे। जी गहलोत साहब, देखिए,
हरियाणा कांग्रेस की जब बात करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सबसे सुप्रीम पावर के भूपेंद्र हुड्डा, उनकी पसंद के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान। उनके लिए कम से कम ये इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था कि वो संगठन अभी तक नहीं बना पाते, लेकिन अब चूंकि खबरें हैं और दावा भी है कि लिस्ट आने वाली है, लेकिन ये लिस्ट आने के बाद भी क्या सभी नेताओं को एक साथ रख पाना आसान होगा, सवाल ये भी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के बारे में कि भूपेंद्र हुड्डा ही नहीं चाहते कि संगठन बने जी, क्योंकि इनके एक अंदर झगड़ा पड़ा हुआ है। एक एक जिले में और एक एक कंस्टिट्यूंसी में 10-10 लोगों को इन्होंने हाथ कर रखी है। किसी ने दीपेंद्र हुड्डा ने हाथ कर रखी है, किसी ने भूपेंद्र हुड्डा ने कर रखी है, किसी ने शैलजा ने कर रखी है, और उन 10-10 लोगों को बैठा के ये भीड़ जुटाने का काम करते हैं। उनके जिम्मे लगा देते हैं इतने ट्रक भर के लाओ, इतने बच्चे भर के लाओ, और जब इनका अगर संगठन बन जाएगा तो जिले का प्रधान तो एक बनेगा, तो 9 लोग इनका क्या करेंगे, क्या हाल करेंगे। और इसी तरह से विधानसभा में ये 10-10 लोगों को तैयार कर देते हैं ताकि उनके पैसे खर्चवाते हैं और उनसे काम लेते हैं। और इनका जब एक आदमी बनेगा तो 9 तो इनके बाकी हो जाएंगे। इसलिए ये हुड्डा साहब कभी नहीं चाहेंगे कि अगर संगठन बने। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बड़े संगठन की बात की। 2 बार को चुनाव हो चुके, लोकसभा के विपक्ष का लीडर तो इनका बन नहीं पाया। और हरियाणा में 2005 से लेके जो 67 सीटें आई थी, 40 पे आए और फिर 15 पे आए। दूसरी पार्टियों की ये बात करते हैं कि उनके एमएलए कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, ये हो रहे हैं। सबको पता है 31 से 30 रहे, और जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें 29 ही रहे थे। और जब तक चुनाव आएगा इनका क्या हाल होगा अभी आप देखते रहना। और जब इनकी ये लिस्ट जारी हो जाएगी उसके बाद इनका झगड़ा और भी बढ़ेगा। और यहाँ कोई पार्टी का कोई सिस्टम नहीं रहा आज, क्योंकि नेतृत्व जो राष्ट्रीय नेतृत्व वो कमजोर हो गया है। और वो किसी की जो स्टेट के नेता है वो किसी की नहीं सुनते जब ऊपर का नेतृत्व कमजोर हो जाता है। मैं तो कहता हूँ हरियाणा में नहीं सारे देश में इनका ये हाल हो रहा है। किसी और स्टेट में ले लो, सब में झगड़ा पड़ा हुआ है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जब जहाज डूबने वाला है तो लोग उतर उतर के भाग रहे हैं। ये तो बात करते हैं दूसरी पार्टियों की। आप पिछले 6 महीने के दौरान कांग्रेस के कितने नेता पार्टी छोड़कर चले गए और ये कहते हैं कि हमारा संगठन है, डेमोक्रेसी है, फलाना है। आपको याद होगा जब देवकांत बड़ुआ कांग्रेस के प्रधान बने थे उन्होंने क्या बयान दिया था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं ऐसे लोग। और इमरजेंसी किसने लगाई थी? कांग्रेस पार्टी ने लगाई थी। और ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं। मेरे को तो समझ नहीं आ रही ये कौन सी जब मोदी जी संसद में खड़े होकर कहते हैं मैं, तो ये पूरी भाजपा पार्टी कहाँ चली जाती है? 300 से ऊपर मेंबर पार्लियामेंट है, अकेले मोदी जी नहीं है। जब पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं मैं करके बात करते हैं तो उसके अंदर अभिमान नहीं झलकता आप लोगों को? उसके अंदर आपको ये नहीं लगता कि गर्व की भाषा है? उसके अंदर आपको डेमोक्रेसी नजर आती है? उसके अंदर आपको लोकतंत्र नजर आता है? जब आप जैसे जो पार्टी के कार्यकर्ता है जो और 300 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर गए, उनका कोई योगदान नहीं है आपकी पार्टी के अंदर? अपोजिशन लीडर है, आप बताइए अगर है तो। आप अपोजिशन लीडर बताइए अगर है तो। क्या 15 सीटें नहीं आई? कैसे भूपेंद्र जी आप अनर्गल बातें, तथ्यहीन बातें, इतने सीनियर प्रवक्ता होकर चैनल के ऊपर बैठकर आप कुछ भी बोलते चले जाओगे, मतलब कुछ भी बोलते चले जाओगे। बोल रहे हो आप? आपकी पार्टी के अंदर कोई एक डिसीजन ऐसा बताइए जो मोदी जी और अमित शाह के बिना आप ले सकते हो। 2 लोगों की पार्टी बनकर रह गए हो आप लोग, सिर्फ महज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 लोगों की पार्टी बनकर रह गए हो आप। पार्टी के बारे में आप दूसरों की बात करते हो। आप आपको कितना समय मिला, आपने 1 मिनट भी अपनी पार्टी की बात नहीं की। आप कभी लोकदल की करते हो, कभी जेजेपी की करते हो, कभी कांग्रेस की करते हो। तुम्हारा अपना कहने को कुछ भी नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी का कुछ भी नहीं बचा जो आप अपनी भूपेंद्र जी यहाँ अपनी मेरी पार्टी की बात करने के लिए आप यहाँ 4 लोग बैठे हुए हो और जितनी तसल्ली से आप बात कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको भाजपा की कम हमारी पार्टी में से तुम्हारी डूब रही है, किसी लोग उतर के भाग रहे हैं। तुम्हारी पार्टी तो है ही नहीं, उसकी क्या बात करें हम? तुम्हारा कोई संगठन नहीं, लेना नहीं, देना नहीं,
कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई किसी की नहीं मान रहा, कोई स्टेट में कोई किसी की नहीं मान रहा। के अंदर अध्यक्ष बनना चाहते हो, आप जिला अध्यक्ष बनना चाहते हो, आपको हमारे संगठन की इतनी चिंता है, आपको हमारे संगठन में क्या बनना है भूपेंद्र जी, बताइए क्या बनना है। मैं भी आपको वो पद दिलवाने का वादा करता हूँ, क्यों इतना चिंतित होते हो। अरे आप अपनी पार्टी की, हमारी पार्टी की आप उतने, आप राहुल गांधी जी तक पहुंच जाते हो, भूपेंद्र मुखिया तक पहुंच जाते हो, हम लोग खट्टर की बात करके दिखाओ। प्रदेश को रहने के लिए, प्रदेश सबसे खतरनाक प्रदेश बना दिया आपने ये प्रदेश। हरियाणा आपने रहने के लिए सबसे खतरनाक प्रदेश बना दिया है भूपेंद्र जी। अभी गहलोत साहब, आपको डर नहीं लगता इस प्रदेश में रहते हुए? ये कांग्रेस का विषय हम जब भी उठाते हैं तो कांग्रेस के वो प्रवक्ता जो भूपेंद्र जी आपको डर नहीं लगता? धैर्य के साथ मनोहरलाल खट्टर के राज में ये प्रदेश 1 नंबर पे रह गया, आपको डर नहीं लगता रहते हुए? आप सबके बीच में नहीं बोलेंगे सर। ज्योति जी नहीं, फिर मैं फिर म्यूट करवाती हूँ, आप लोगों को परेशान ज्योति जी बोलिए अर्जुन जी। ज्योति जी देखिए, जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी पर बैठकर आपस में लड़ने का काम करते हैं, तो यही हाल प्रदेश की जब जनता को इनकी जरूरत होती है सिर्फ और सिर्फ आपस में उलझे हुए रह जाते हैं। प्रदेश की चिंता जो आज महंगाई, बेरोजगारी, जो शिक्षा का बुरा हाल है, उसके लिए कोई मुद्दे नहीं उठाता। सिर्फ और सिर्फ ये जिस तरह से बैठकर आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं, तो इस तरह से लड़ने का काम करते हैं। गर्ग साहब ने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष कहाँ हैं? इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोकदल के चंडीगढ़ कार्यालय में बैठकर 24 फरवरी से जो परिवर्तन यात्रा में सिंह चौटाला जी करने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी बात, आज कुछ लोग, दूसरी पार्टी के लोग घटिया स्तर की बातें जिस तरह से बोल रहे हैं कि कुछ लोग घटिया स्तर की राजनीति करते हैं, उन्होंने किस तरह की घटिया स्तर की राजनीति की वो पिछले चुनाव में देख लिया। जो भारतीय जनता पार्टी को जमुना पार करने की बात करते थे, आज उनकी गोदी में अपने स्वार्थ के लिए बैठे हुए हैं। तो इस तरह की बातें कर करके लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। मैं आज भी कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के मुद्दे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जो विपक्ष की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। और एक और गर्ग साहब को मैं बता दूं, ग्रीन ब्रिगेड की जो ये बात कर रहे थे, वही ग्रीन ब्रिगेड के जो जिन्होंने ग्रीन ब्रिगेड बनाई थी, जो उसके अध्यक्ष थे, उसको आदमपुर से चुनाव लड़ाने का काम किया अभी हाल ही में उपचुनाव में। गर्ग साहब सुन लीजिए, आज जो आपकी पार्टी में आगे वो दूध के दूल्हे हो गए क्या? गर्ग साहब मैं आपको बता देना चाहता हूं, वही लोग थे जिन्होंने ग्रीन ब्रिगेड चलाकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया था, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था। आज आप उन लोगों को आगे बढ़ेंगे। मैंने इनसे पूछ लिया था कि ठीक है वो अब कहाँ हैं, ये इनसे पूछा था राजकुमार जी। देखिए गुटबाजी एक ऐसा कारण है कांग्रेस में। पहली बात तो देखिए नेता कई बड़े हैं जिसका हम बहुत बार जिक्र करते हैं, और भूपेंद्र हुड्डा केवल कांग्रेस नहीं बल्कि हरियाणा के भी एक बड़े नेता हैं। लेकिन जब निकाय चुनाव की बात हो, पंचायत चुनाव की बात हो, हवाला ये दिया जाता है कि छोटे चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं गुटबाजी एक फैक्टर रहता है कि कांग्रेस मैदान में नहीं आती। और अब जबकि निगम के चुनाव से पहले कमेटी को लेकर इस तरह के सवाल, तो यानी निगम चुनाव में भी गुटबाजी तो नजर आने वाली है। देखिए अगर 9 साल से हरियाणा में संगठन नहीं बन पाया कांग्रेस का, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ गुटबाजी है। अशोक तंवर लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, 2 साल शैलजा रहे, 8 महीने उदय भान को भी हो गए हैं। अगर नहीं बन पाया तो उसकी वजह गुटबाजी है। लेकिन 9 साल बाद भी अगर संगठन बनता है तो ये अच्छी बात है। देखना ये होगा कि संगठन बनने के बाद गुटबाजी शांत होती है या और ज्यादा मुखर होती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संगठन की कांग्रेस को सबसे ज्यादा जरूरत है। सरकार में रहते हुए बिना संगठन के काम चल जाता है, कमजोर संगठन से काम चल जाता है, लेकिन जब वो विपक्ष में होते हैं तो बिना संगठन के काम नहीं चलता। दूसरा आपने कहा निगम चुनावों का, आज का जो घटनाक्रम है, हालांकि बड़ी सफाई से मीडिया का सिर्फ ठीकरा फोड़ दिया, लेकिन जो कुछ हुआ है उसके मूल में कहीं न कहीं नेताओं का आपस का टकराव है। अगर कोई आपने कमेटी बनाई है या कोई ऑब्जर्वर बनाया है तो कुछ काम करने के लिए तो बनाया होगा। बिल्कुल। तो ये बात मीडिया में जाए बिना आपस में भी हो सकती थी। अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कांग्रेस बड़ी पार्टी है, आंतरिक लोकतंत्र, लोग अपने मन की बात कहते कहनी चाहिए, निश्चित रूप से कहनी चाहिए, वही आंतरिक लोकतंत्र। लेकिन प्लेटफॉर्म पे कहनी चाहिए पार्टी, मीडिया में जाकर नहीं कहनी चाहिए। और जब आप पार्टी प्लेटफॉर्म की बात बाहर जाके करते हैं तब समस्या होती है।
तो ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं समझना होगा कि उसकी सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी कमजोरी की वजह आंतरिक गुटबाजी है। उससे इनकार करने से समस्या हल नहीं होगी। आप बीमारी को पहचानिए और फिर उसका इलाज करिए। और ये केवल हरियाणा नहीं, आप राजस्थान जाएं, पंजाब जाएं, हिमाचल जाएं, छत्तीसगढ़ जाएं, हर एक जगह कांग्रेस की प्रदेश इकाइयों में गुटबाजी देखी जाती है। तो ये आपको समझना होगा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। राकेश गर्ग जी, आपकी एक बड़ी नेता हैं, पार्टी के कई कार्यक्रमों से दूरी काफी दिनों से बना रखी है। कल चूंकि कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, उन बड़ी नेता के अलग से कार्यक्रम आ चुके हैं, जो कार्यक्रम इन दिनों वो कर रही हैं, तो संभावना तो ये भी है कि कल हो सकता है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी वो ना रखे, और फिर आप लोग कहते हैं कि मीडिया ही सवाल खड़े करता है। हालांकि अच्छी बात है अगर वो बैठक में आती है। ज्योति जी, फिर आप कहेंगे कि मैं उदाहरण अपनी हरियाणवी भाषा में बोलते भी मेरी चाची के मूंछ होती तो मैं उसे चाचा कहता। जो सवाल जो आपको कल करना चाहिए, अगर कल कोई ऐसा घटनाक्रम होता है तो मैं फ्री हूं, मैं कल फिर आपके चैनल पहले जो हो चुका है मैं उसके आधार पर सवाल पूछ सकती हूँ। आप जानते हैं इतना तो हम लोग जो मैं उसका उत्तर उसके आधार पर हम बात कर सकते हैं। अच्छी बात है, हो जाए तो मेरे साथ में ऐड किया ना। जो घटित हुआ मैं उसका उत्तर दे सकता हूं, जो घटित नहीं हुआ उसके लिए मुझे लगता है कि पहले उसके घटित होने का आप और हम इंतजार कर लेते हैं। उसके पश्चात अगर कोई उत्तर की आवश्यकता हुई तो निश्चित रूप से हम आपके लिए अवेलेबल है और हमारी जिम्मेवारी हम आपको उत्तर देंगे। लेकिन मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेवारी से ज्योति जी एक बात को कहता हूं, पार्टी एकजुट है, सब अपने अपने स्तर पर, अपने अपने लेवल पर, अपने अपने योग्यता और क्षमता के अनुसार भाजपा की जन विरोधी जो सरकार है इसके खिलाफ लगे हुए, और पूरे प्रदेश के अंदर एक मोमेंटम और एक सेगमेंट धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता अपना मन बना चुकी है, हमारा संगठन भी आ जाएगा। उदय भान जी ने कहा है, आप उनकी बातों का भरोसा रखिए, उनकी बात के ऊपर मैं भी अपनी बात को कह रहा हूं कि 24 तारीख से पहले हम जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को दे देंगे, क्योंकि ये पार्टी का इंटरनल मामला है, इसका कोई ज्यादा विपक्षियों से लेना देना नहीं है। तो हम अपने पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं को, पूरा संगठन उससे पहले दे देंगे और पार्टी एकजुट है। उदय भान तो बहुत बार दावा कर चुके हैं, लेकिन इस बार चूंकि अधिवेशन के तो इस बार तो लिस्ट आएगी। देखना ये है कि इसमें केवल ब्लॉक स्तर की आती है, जिला स्तर की आती है, या फिर केवल डेलीगेट्स की आती है। अजय गुलिया जी, आखिरी कमेंट आपका। कोई दोराय नहीं कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है और मजबूत पार्टी भी है आज की तारीख में, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा के बाद दावा कि एक हवा कांग्रेस के पक्ष में बनी है, कांग्रेस का दावा। लेकिन जब तक एकजुट नहीं हो पाती तब तक जाहिर परेशानी रहेगी पार्टी के सामने प्रदर्शन के लिहाज से। नहीं, देखिए ये तो आज का ताजा उदाहरण है। ये मेरा कांग्रेस का साथी इस बात का जवाब देते। गुड़गांव में कमेटी गठन होता है, पीसीसी उसको खराब कर देती, उसको निष्कासित कर देती है, उसको भंग कर देती है। ये तो आज का उदाहरण है। लोग तो सवाल पूछेंगे, हम भी पूछेंगे। और देखिए, मैं एक चीज जहां तक मानता हूँ, किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर किसी भी संगठन को अपना विस्तार करने का, अपने पदाधिकारी नियुक्त करने का अधिकार है। उनके लिए इनको शुभकामनाएं करें। लेकिन लोग तो सवाल इन्होंने कहा कि जो घटित होने वाला है उस पर तो जवाब नहीं देंगे। ये पिछले 9 साल से संगठन क्यों नहीं बना भाई, इस पर कौन जवाब देगा? 9 साल के बीच में आपके 2 अध्यक्षों को अपमानित करके निकाला गया, अशोक तंवर जी को पीटा गया, दलित की बेटी का किस प्रकार अपमान किया गया, उसका जवाब कौन देगा? ये सारे जवाब तो आप देंगे। ये तो घटित हो चुका है, ये कृत्य तो आपकी पार्टी में हो चुके हैं, ये अनर्थ तो आप कर चुके हो। इस पर तो जवाबदेही आपकी बनेगी, आप ही देंगे जवाब। चलिए, समय कम है गुलिया जी। गहलोत साहब, क्योंकि देखिए पहले फूलचंद मुलाना हुड्डा साहब के खेमे के माने जाते थे, अशोक तंवर आते हैं, कुमारी सेल जाती हैं, वो संगठन के लिहाज से कुछ नहीं कर पाती हैं। लेकिन अब उदय भान प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो लिस्ट वो जारी करेंगे उसमें कहीं ना कहीं हम मानकर चलें कि हुड्डा साहब के जो चहेते हैं उनको तुलनात्मक रूप से अधिक तवज्जो या जगह दी जाएगी। देखिए, ये जो संगठन की लिस्ट जारी होगी ये नाम मात्र की होगी। इनकी लिस्ट पहले भी जारी हुई थी। 4 जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे वो इनकी मीटिंगों में नहीं गए। अभी 1 हफ्ता पहले जो इनकी मीटिंग हुई थी उसमें तो कुछ एमएलए भी नहीं गए, ना किरण चौधरी गई, ना शैलजा गई, ना सुरजेवाला गया, ना कैप्टन अजय यादव गया, और जो उन गुट के एमएलए थे वो भी नहीं गए। अब ये भविष्य की बात करते हैं, पीछे का तो ये बताए इनकी मीटिंगों में कौन जाता है कौन नहीं जाता। सिर्फ कांग्रेस मात्र एक भूपेंद्र हुड्डा रह गया, उसका गुट सक्रिय है और लोग कोई सक्रिय नहीं है, और इनका जो रिजल्ट है वो बहुत बुरा रहेगा। कांग्रेस का जो 2.5 का आंकड़ा भी अगले चुनाव में पार नहीं कर पाएगी और ये पूरी तरह से कांग्रेस बिखर जाएगी। कांग्रेस का कुछ बचा नहीं है। लोग इनकी बातों को भूले नहीं, किस तरह से इन्होंने किसानों की जमीनों पर डाका डाला था, नोटिस दे के कैसे हटती थी, और 6 केस ज्योतिषाचार्य बन जाइए,
भूपेंद्र जी ज्योतिषाचार्य बन जाइए आप बड़ी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, आप ज्योतिषाचार्य बन जाइए, हरियाणा की जनता ज्योतिषी का काम ठीक रहेगा। जो इन्होंने पदयात्रा की, आप प्रवक्तागिरी छोड़ के आप ज्योतिषगिरी शुरू कीजिए। ताजा हो गए और इनका पूरी अपनी पार्टी का आपको पता नहीं और हमारी पार्टी पर आप पीएचडी करके बैठे हो। 2024 के चुनाव भाषण अच्छा देते हो। सर सवेनी भूपेंद्र जी आप ज्योतिषी का काम कीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आज हरियाणा कांग्रेस को लेकर बात की, बहुत बार दावे किए गए कि अभी संगठन को लेकर लिस्ट जारी की जाएगी, लिस्ट तैयार की, लेकिन इस बार दावा ये है कि अधिवेशन से पहले लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। तो अगर संगठन की लिस्ट आती है उसके बाद हरियाणा कांग्रेस में किस तरह की हलचल देखी जाती है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।